प्रियहीन बच्चों, आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अध्ययन के क्रम में प्रतीकवाद की चर्चा करेंगे। प्रतीक काव्य भाषा की संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रतीकों के द्वारा काव्य में भाषा संप्रेषण के साथ उसके अलंकरण की भी क्षमता होती है। काव्य में प्रतीकों के प्रयोग से भाषा में एक नई अर्थवत्ता, एक नवीन शक्ति आ जाती है और काव्य में अवतरित होकर के प्रतीक उसके लिए अलंकरण का काम भी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो काव्य में अर्थ की प्रतीत कराने में सक्षम होते हैं और जो बात अभिधा शैली में कहने पर सौंदर्य को नष्ट करने वाली होती है, वही बात प्रतीकों का बल पा करके काव्यात्मक सौंदर्य को द्विगुणित कर देती है। प्रतीक एक ओर भाव संप्रेषण करते हैं और दूसरी ओर भाषा का अलंकरण। प्रतीकों की भाषा वस्तुपरक होती है। सामान्य भाषा से जो कुछ बोध होता है उससे अधिक महत्व प्रतीकों की भाषा में होता है। अनुभूति की भाषा सदैव व्यक्तिगत भाषा होती है और कलाकार या कवि उसका निर्माण अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए करता है। प्रतीक भाषा की शक्ति के रूप में काम करते हैं और कवि अपनी अभिव्यक्ति को अपनी कल्पना को तीन मुख्य रूपों में प्रयोग करता है। पहला तो बिंब निर्माण के रूप में, दूसरा उपमान योजना के रूप में और तीसरा प्रतीक योजना के रूप में। प्रतीक भाषा में सघनता, संश्लिष्टता और अर्थवत्ता लाते हैं, चिंतन को संप्रेषणीय बनाते हैं। इसलिए प्रतीकों का काव्यगत महत्व तो स्वयं सिद्ध है। पाश्चात्य कवियों ने उनमें से मुख्य हैं टिंडाल। उन्होंने प्रतीक के दो कार्य बताए, अनुभूति की गुणात्मकता और प्रेषणीयता। इस दृष्टि से भाषा प्रतीक की शक्ति बढ़ाने और उसे पाठक तक पहुंचाने में सहायक होती है। अब हम देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या है। तो अपनी पुस्तक सिंबोलिज्म ऑफ बिलीफ में प्रतीक को परिभाषित करते हुए एडविन बेवन कहते हैं कि मेरे विचार से प्रतीक इंद्रिय अथवा कल्पना सामान्यतः इंद्रिय के सम्मुख प्रस्तुत कोई वस्तु है जिसका किसी अन्य वस्तु के लिए प्रयोग होता है। इस रूप में प्रतीक किसी वस्तु के लिए स्थापन न होने वाली कोई दूसरी वस्तु है। प्रतीक में समांतरता, समता को W.Y. टिंडाल ने भी स्वीकार किया है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि संदर्भ और तर्क की सीमाओं को अतिक्रमित कर विचारों और अनुभूतियों की एक संगठना और स्वरूप प्रतीक प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार प्रतीक न तो संपूर्णतया अनुवाद है और न ही स्थापन की जाने वाली वस्तु। वो एक प्रकार का संभव है जो ऐसा कह करके वे प्रतीक को बेवन की परिभाषा से की अतिव्याप्ति के दोष से तो बचा लेते हैं, लेकिन जब वह आगे चलकर यह कहते हैं कि विशिष्ट समता का पूर्वार्ध इसके उत्तरार्ध को समेट लेता है, तो प्रतीक वह है जो अपने संबंध, सामंजस्य, रूढ़ि अथवा संयोग से किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करता है। तो वहाँ उसका उद्देश्य समानता और साम्यता स्थापित करना नहीं होता है, बल्कि
मुख्यतः अदृश्य वस्तु का दृश्य संकेत करना होता है। परिभाषा और विवेचन के इस क्रम में अभी हम और आगे तक जा सकते हैं। कुछ रहस्यवादियों से काफ़ी कुछ अभिन्न संवेदनाओं को महत्व देने वाले मलारमे, वांडलेयर, येट्स प्रतीकों से भरे संसार तक, जिसमें कवि अपने संगीत, सौंदर्य, जादुई लोक को प्रतीक के द्वारा अर्जित और अभिव्यक्त मानता है। फ्रायड, अर्नेस्ट जोन्स जैसे मनोवैज्ञानिकों तक, जिनके लिए प्रतीक अवचेतन में निहित दमिक इच्छाओं का मूर्तिकरण है। लेकिन परिभाषाओं की बहुलता से कोई बात स्पष्ट नहीं होती और अंत में हम यही निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि साहित्य में प्रतीक एक कलात्मक उपकरण मात्र है। गलती वहाँ होती है जहाँ उसे उपकरण की बजाय उद्देश्य मान लिया जाता है, जैसा कि प्रतीकवादी, रहस्यवादी कवि और लेखक करते रहे हैं। प्रतीक एक उपकरण है जिसका प्रयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, कि कवि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर पाता है। एक प्रतीक में अनेक अर्थ, अनेकों अर्थ का एक प्रतीक, दोनों ही हो सकते हैं। यह कवि का दायित्व है कि वह उसमें संदर्भानुकूल वांछित अर्थ को तराश कर उभारे। कविता में प्रतीक की शिराएं समूचे संदर्भ से रक्त ग्रहण करती हैं, इसलिए प्रतीक अपने काव्यात्मक संदर्भ में ही जीवंत होता है। उससे अलग वह संभावनाओं का समूह मात्र भी होता है। यूँ तो कविता के सभी प्रतीक कवि के निजत्व में डूबे हुए और उसके व्यक्तित्व के रंगों को अपने में समेटे हुए होते हैं, लेकिन परंपराबद्धता की स्थिति में उनका भेद पाना बड़ा कठिन काम होता है। हमने प्रतीकों के अर्थ की संभावनाओं तथा उसकी क्षमता की बात तो की, परंतु उसमें अर्थ संप्रेषण की क्षमता कहाँ से आती है, उसके उत्तर में कहा जाता है कि प्रतीक के अर्थ के ग्रहण के प्रमुख 3 आधार हैं। पहला सांस्कृतिक परंपरा, दूसरा आरोपण और तीसरा विशिष्टता। जातीय संस्कृति परंपरा कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों और संदर्भों से अपनी संवेदना, रुचि, अरुचि, विश्वास आदि को जोड़कर उन्हें अर्थ समन्वित कर देती है। ये उस भावना के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे गंगा हिंदुओं की एक पवित्र नदी है, अनेक धार्मिक विश्वास उससे जुड़े हैं और इस तरह से वह एक पवित्रता का प्रतीक बन गई है। जैसे कबीर के राम, वो कबीर के लिए वो परमात्मा का प्रतीक बन गए हैं। सोने की लंका वैभव और शक्ति के अतिशयता के कारण विलासता, क्रूरता, अहंकार, मूर्खता आदि गुणों का प्रतिनिधित्व करने लगी है। तो वो वास्तविक प्रतीक जो हैं वो संदर्भ से जोड़ करके अपना एक नया संदर्भ बना लेते हैं और ये कवि की कल्पना का चमत्कार है। हैं हम प्रतीकों के वर्गीकरण पे। प्रतीकों के उन पहलुओं को देखने के बाद हम उसकी प्रजातियों की बात करते हैं। हम रचना, अर्थग्रहण, संग्रहण, संप्रेषणीयता, इनके आधार पर प्रतीकों को 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है परंपरागत और दूसरा है व्यक्तिगत।
परंपरा वैसे तो बहुत प्रकार के अनगणित उपभेद भी हो सकते हैं, जिनके आधार पर हम प्रतीकों की संकल्पना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वो है पौराणिक, धार्मिक, विचारात्मक, भावात्मक, रूपात्मक, लक्षणात्मक, शुद्ध, व्यापक। तो अब हम इनको भी वर्गीकृत कर लेते हैं। तो हम 5 भागों में इनको बांट लेते हैं। पहला है प्राकृतिक। इसमें वो प्रतीक आते हैं जो प्रकृति से संबंधित उपकरणों को अपने लिए प्रयोग व अर्थ संप्रेषणीयता के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक, ये तीनों संदर्भ हम समेट लेते हैं। फिर है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक में वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक, ये तीनों संदर्भ समेटे जा सकते हैं। चौथा है मानवीकृत वस्तु जगत और पांचवा है व्यवहारिक जगत के प्रतीक। आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया को परखते हुए इन प्रतीकों का अर्थ ग्रहण लिया जाता है, जो मूलतः अप्रस्तुत हैं और वो रूढ़ होकर के प्रतीक बन गए हैं। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं W.M. अर्बन के अनुसार, उन्होंने भी प्रतीकों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है: स्वच्छंदता प्रतीक, व्याख्या प्रतीक और अंतर्दृष्टि प्रतीक। तो स्वच्छंदता प्रतीक ऐसे प्रतीक हैं जिनके सहज व्यापार से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे केवल साहचर्य और संबंध की परंपरा की स्थापना करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। धर्म, कला, विज्ञान में समान रूप से इन प्रतीकों का प्रयोग होता है और इनकी अर्थ क्षमता केवल साहचर्य पर आधारित नहीं होती है, बल्कि विषय वस्तु से उसका आंतरिक संबंध होता है। और अंतर्दृष्टिपरक प्रतीक जो काव्य और धर्म में प्रयुक्त होते हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत की गहन अभिन्नता को लिए हुए होते हैं। दूसरे प्रकार के प्रतीक वो बौद्धिक प्रतीक हैं, जो जिनमें विचारों और अनुभूतियों का मिश्रण प्रस्तुत होता है। और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए येट्स कहते हैं कि अगर कविता को किसी सामान्य पंक्ति में सफ़ेद या बैगनी कहता हूँ, तो वो ऐसे भावों को जगाते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता कि वे मुझे क्यों प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं उन्हें किसी पंक्ति में क्रॉस या कांटों के मुकुट जैसे स्पष्ट प्रतीकों के साथ प्रयुक्त करता हूँ, तो मुझे उनकी प्रभुसत्ता का बोध होता है। और वो फिर उनकी व्याख्याओं की अपेक्षा नहीं रह जाती है, वो सहज संवेद्यमान हो जाते हैं। और अब हम आते हैं अंतर्दृष्टि के प्रतीकों के विषय में। तो ये भी 2 प्रकार की हैं, परंपरागत और वैयक्तिक। परंपरागत प्रतीकों की रचना कवि नहीं करता, बल्कि वह उनका अर्जन और पुनर्आधान करता है। ये समाज में पहले से व्याप्त होती हैं और कवि उनका यथा समय प्रसंगानुसार प्रयोग कर लेता है। इन प्रतीकों का वर्णन समाज, धर्म, पौराणिक रीति रिवाजों और परंपराओं में होता है, जिन्हें जन समुदाय शताब्दियों से उत्तराधिकार में प्राप्त करता है। इन प्रतीकों के अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया सरल होती है और इस सरलता के पीछे एक कारण और है।
कि वह इन प्रतीकों के प्रयोक्ता कवि को कल्पना के अहम द्वारा स्थापित करता है। कल्पना स्वच्छंद रूप से रहस्य लोकों में भटक नहीं सकती और ना ही अपने नए रूप ग्रहण कर सकती है। इसलिए परंपरा से अर्जित और समाज के द्वारा स्वीकृत रूपों में अभिव्यक्त होती है और यह आकस्मिक नहीं होती। परंपरागत प्रतीकों का सर्वाधिक प्रयोग क्लासिकल युग में होता है, महाकाव्यों के उस युग में जिसमें रचनाकार की कल्पना महत आदर्शों, मूल्यों से निबद्ध और संचालित होती है। ऐसे में वह जिन प्रतीकों का प्रयोग करता है वो या तो ऐसे निजी प्रतीक होते हैं जिन्हें कवि ने परंपरा से स्वीकृत रूपों में ढालकर व्यापक बना दिया है, या फिर सीधे परंपरा से प्राप्त होते हैं। वैयक्तिक प्रतीकों का संबंध रचनाकार के अंतर जगत से होता है। जब रचना के केंद्र में कवि की अंतरंग अनुभूति का संसार होता है तो उसे दोहरे दायित्व निभाने पड़ते हैं। एक तो वह समूचे अपने अंतर्दृश्य का उन अनुभूतियों का एकमात्र उपभोक्ता होता है, दूसरी ओर कृतिकार के रूप में उसका दर्शक और वाचक भी होता है। भोक्ता और दर्शक, व्यक्ति और रचनाकार के इस परस्पर जटिल संबंध को समझते हुए आर्कीबाल्ड मैकलीश ने कहा कि कवि के निजी और अंतरंग संसार का उद्घाटन करने वाली कविता में उसके स्वर का बहुत महत्व होता है। निजी कविता के प्रतीकों के बारे में भी लगभग यही बात कही जा सकती है। अगर काव्यानुभूति वास्तविक है तो कविता का स्वर जीवंत होगा और भावनाएं तथा अर्थ प्रतीक में सने हुए संयुक्त होंगे, उस पर आरोपित नहीं होंगे। इस रूप में प्रतीकों और कविता के इस स्वर के बीच एक घनिष्ठ और अनिवार्य संबंध स्थापित मिलता है। निजी प्रतीक भी कवि के विश्वासों, पीड़ा, आह्लाद, आकांक्षाओं के साझीदार और अभिव्यंजक होते हैं, जैसा कि सैमुअल कॉलरिज ने हमें बहुत पहले बताया था। लेकिन इस सहयोग और अभिव्यंजन के बीच में संपादन, संशोधन, उदारीकरण, एक साथ गोपन और प्रकाशन, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। जब कवि कल्पना निर्बंध मुक्त दिवास्वप्न प्रतीक को स्थापित करता है तो वो विशेषतः स्वच्छंदता के दौर में होता है। कवि की अवचेतन की अनुभूज निजी प्रतीकों के माध्यम से अपना रूप बदलकर प्रसारित होती हैं। छायावादी कविता के प्रतीकों में पाई जाने वाली वैयक्तिकता इस बात का प्रमाण है। स्वच्छंदता के युगों में भी जब कविता नई चेतना से संपृक्त हुई, वैयक्तिक प्रतीकों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। रचना, कर्म और प्रतीक। अपनी अमूर्त अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए साहित्यकार भाषा के प्रतीकात्मक और सामाजिक माध्यम का विशिष्ट प्रयोग करता है। यह आवश्यकता अनुसार शब्दों को नए अर्थों में समन्वित करता है और रूप विधान, शिल्प पद्धतियों की खोज करता है। कविता रचना के लिए कवि एक जाल की तरह से है जिसमें अनुभूतियों को उनकी समग्रता में बांध लिया जाता है। भाषा और उपकरणों के साथ निरंतर चलने वाले ये प्रयोग अनुसंधान कवि कर्म की सामर्थ्य की पहचान तो है ही, वे इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि जब भी पर्यावरण और युग की अंतश्चेतना में परिवर्तन होते हैं तो साहित्य में परिवर्तन आ जाता है। साहित्य में आने वाला हर परिवर्तन
भाषा के धरातल को बदल देता है। रचना प्रक्रिया के दौरान जब वह क्षण आता है जिसे कवि मुक्तिबोध, कला का तीसरा और अंतिम क्षण कहते हैं, तो शब्द का माध्यम उसे अधूरा प्रतीत होने लगता है और सामान्य शब्द विशिष्ट अनुभूति को जीवित करने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो वे एक पक्षीय और सीमित होने लगते हैं। इस रूप में वे विचारों की भाषा तो बन पाते हैं, किंतु अनुभव की भाषा नहीं बन पाते हैं। इसके विपरीत शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है, वो समस्त जीवन और व्यक्तित्व का प्रवाह होता है। इस प्रवाह के दौरान भाषा और भाव का संघर्ष अनवरत चलता रहता है। कविता में बुने हुए प्रतीक भाषा के अंग तो होते हैं, किंतु ये सामान्य शब्द मात्र नहीं होते, क्योंकि वे कुछ कहते नहीं हैं। वो अनुभव को अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं और इस रूप में प्रतीक कवि को पाठक तक पहुंचाने वाला या पाठक को कवि की अनुभूति की आंतरिकता तक ले जाने वाला, यथार्थ को आत्मसात करने वाला माध्यम बन जाता है। दूसरा प्रश्न प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रतीक अपने स्वरूप के बारे में प्रकट करता है। कविता में प्रतीक का प्रयोग एक साधन, एक उपकरण के रूप में किया जाता है, उस एक ऐसे साधन के रूप में जो कवि की कल्पना और अनुभूति को वहन करता है। अब हम इसका तुलनात्मक विवेचन करते हैं। समकालीन समीक्षा शास्त्र में प्रतीक के साथ जिन अन्य तथ्यों का अध्ययन आरंभ हुआ, उसमें बिंब, मिथक, संकेत, कथा रूपक आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें बिंब और प्रतीक कैसे साम्यता रखते हैं, तुलना में आते हैं, हम इसको देखते हैं। प्रतीक और बिंब। आधुनिक काव्यालोचन में प्रतीक और बिंब की चर्चा अपरिहार्य है। ये दो तत्व ऐसे हैं जिनके भीतर काव्य अनुभव अपनी अधिकतम समग्रता और जीवंतता के साथ समाहित होता है और इसलिए वे ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा कृति की संपूर्ण प्रक्रिया उस दिशा को समझा सकती है और व्याख्यायित की जा सकती है। बिंब रचनाकार के द्वारा बाह्य संसार के समानांतर उसकी द्वंद्वता में सृजित एक अद्वितीय व्यक्तिगत संसार है, जिसमें उसकी संवेदनाएं, यथार्थ, उसका दृष्टिकोण, उसकी प्रतिक्रियाएं, वो सब समाहित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में कल्पना और बिंब की भावना को उपस्थित करने को ही काव्य का काम माना है। इस रूप में बिंब कवि कर्म की पहली शर्त है, क्योंकि कवि उसके द्वारा अपने अनुभव पाठक की कल्पना में मूर्त कर पाता है और इस मूर्त करने का अर्थ अनुभव को मात्र दृश्य बनाने में नहीं, बल्कि वह मूर्तिकरण कल्पना के धरातल पर घटित होता है। बिंब एक शब्द चित्र, ऐसा शब्द चित्र है जो इंद्रिय के स्वाद, गंध, नाद, दृष्टि या किसी अन्य धरातल पर समय के साथ जीवित खंड की एक अमूर्त विचार या भाव होता है। अनुभूतियों के आंतरिक तनाव की पुनर्रचना करता है और इन्हीं बातों को समझते हुए I.A. रिचर्ड्स कहते हैं कि बिंब एक दृश्य चित्र, संवेदना की एक अनुकृति, एक विचार, एक मानसिक घटना, एक अलंकार अथवा दो भिन्न अनुभूतियों के आंतरिक तनाव से बनी एक भाव स्थिति है। बिंब
जब कोई कवि बिंब के संवेदनात्मक विकास, उसकी रचना यात्रा का निरंतर सहयोगी बन जाता है, तो पुनरावृत्ति उसके अर्थ को निश्चित कर देती है और वह प्रतीक बन जाता है। प्रसाद ने मधु लहर, निराला ने बादल, पंत ने स्वर्ण, महादेवी वर्मा ने दीप झंझा निर्झर, बच्चन ने पंछी, अज्ञेय ने मछली, मुक्तिबोध ने बावड़ी सीढ़ियों आदि के बिंब को इसी प्रकार से बहुलता के माध्यम से प्रतीक स्वरूप में स्थापित कर दिया। इसी तरह से कभी कभी विशिष्ट लाक्षणिकता के कारण बिंब भी प्रतीक में घुल मिल जाते हैं। इस बात का एक दूसरा पहलू यह है कि काव्यात्मक प्रतीकों के संदर्भ में कुछ विचारकों ने 3 प्रकार के बिंब और उनमें घटित होने वाले प्रतीक के विकास की कल्पना की है। ये बिंब हैं 3 प्रकार के: प्राथमिक, उत्तरजात और तृतीयक। इसके बाद आते हैं प्रतीक और कथा रूपक, प्रतीक और सांकेतिक चिन्ह, प्रतीक और अभिव्यंजना, इस प्रकार से हम शब्द की अभिधा और लक्षणा सामर्थ्य के विषय में जानते हैं। प्रतीक सादृश्यता और सादृश्येतर और प्रस्तुत का पर्याय नहीं माना जा सकता। काव्य में अनेक प्रकार के प्रयोग मिलते हैं जहाँ व्यंजना शक्ति सक्रिय रहती है। उन सभी स्थलों पर प्रतीक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अन्योक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा में भी व्यंजना सक्रिय रहती है और वहाँ 2 समानांतर व्यापार बिंब प्रतिबिंब वो उत्पन्न होते हैं, जहाँ एक दूसरे की झलक तो मिल जाती है पर वो प्रतीक नहीं होते हैं। प्रतीक आकाश है, ग्राहक की प्रतिमा का पंक्षी है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने तर्क संगत रूप से इसको परिभाषित किया है कि काव्य प्रतीक परिभाषित स्थिर प्रकृति का नहीं होता। काव्येतर क्षेत्र से कविता में संचरित होने वाले प्रतीकों में प्रयोक्ता को नई अर्थ अवतारणा करनी पड़ती है, तभी वे काव्यात्मक हो सकते हैं। यह उसी बात का एक पहलू है जो हम पहले बता चुके हैं। हर युग में नई प्रतिमा अपनी नई संवेदना की विशिष्टता के परिवेश बोध और अनुषंगों के साथ प्रतीक को जोड़ती है और इस प्रकार से उसकी विकासशीलता को आगे बढ़ाती रहती है।